हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के भाग 2 में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 3 के भाग 1 में हमने परमाणु और अणु के बारे में सामान्य जानकारी, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, परमाणु का आकार, फिर आधुनिक जो नाम पद्धति है उसके बारे में और फिर आयन के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप पहले इस चैप्टर के भाग 1 को देख ले ताकि आगे चैप्टर को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों, आज हमारा इस चैप्टर का भाग 2 है और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक सूत्र लिखना। आज हम क्या बात कर रहे हैं कि हम रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। हमारे सामने जब कोई तत्व दिए हो और तत्व से किसी यौगिक का निर्माण हो रहा हो तो उसके लिए हम रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। तो आज हम सीखेंगे बच्चों कि रासायनिक सूत्र को लिखने के नियम क्या है और उन्हें लिखा कैसे जाता है। तो बच्चों, किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है वो उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी कि किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है, जो उसका फॉर्मूला है, वो उसके संघटक यानी उस यौगिक के अंदर कौन कौन से घटक हैं उन घटकों का क्या होता है, प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे मैंने कहा जल। जल क्या है बच्चों? जल एक यौगिक है। क्या है? जल एक यौगिक है। अब जल के जो घटक तत्व है, संघटक हैं, वो कौन कौन है? वो है बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या होगी? एक साधारण अभिक्रिया हो गई। ठीक है। अब ये जो जल है इसका जो सूत्र है वो क्या है? H2O। यानी जल यौगिक का जो ये रासायनिक सूत्र है वो हमें क्या बता रहा है कि जो यौगिक जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनको हमने किसके रूप में लिख लिया? प्रतीक के रूप में लिख लिया। तो किसी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है वो उसके संघटक यानी जो घटक तत्व है उनका क्या होता है? उसका प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी यौगिक जिन घटकों से मिलकर बना है उन घटकों को जब हम प्रतीक के रूप में लिख देते हैं तो वो कहलाता है उस यौगिक का रासायनिक सूत्र। मैंने उदाहरण के जरिए आपको समझा दिया। जल क्या है? जल बच्चों एक यौगिक है और जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? H2O है। और ये जल का जो ये रासायनिक सूत्र है ये हमें बता रहा है कि जल के अंदर दो घटक तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है वो उसके घटक तत्वों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके लिए हमें तत्वों के प्रतीकों और उनकी संयोजन क्षमताएं क्या होनी चाहिए? ज्ञात होनी चाहिए। यदि हमें किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखना है तो सबसे पहले इस यौगिक में जो मौजूद तत्व हैं उन तत्वों के प्रतीक के बारे में हमें पता होना चाहिए और उन तत्वों की जो संयोजन क्षमता है वो हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे यहां पर जो तत्व क्या थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन को हम O लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें तत्व के प्रतीक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और दूसरी इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संयोजन क्षमता है वो हमें पता होनी चाहिए। तो किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें तत्व के प्रतीक और उनकी संयोजन क्षमता का ज्ञान होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं संयोजकता के बारे में कि आखिर ये संयोजकता या जो संयोजन क्षमता है ये होती क्या है। तो बच्चों, किसी तत्व की जो संयोजन शक्ति है अथवा जो संयोजन क्षमता है वही क्या कहलाती है? उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की जो संयोजन शक्ति है या जो संयोजन क्षमता है वही बच्चों उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे किसी तत्व के परमाणु, किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? संयोजकता का उपयोग करते हैं। मतलब एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार जुड़ेंगे
और किस प्रकार जुड़कर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करेंगे, इसके लिए हमें संयोजकता का ज्ञान होना जरूरी है। और यदि हमें किसी यौगिक का निर्माण करना है तो सबसे पहले जो तत्व मिलकर उस यौगिक का निर्माण कर रहे हैं उनकी संयोजकता हमें ज्ञात होनी चाहिए। यदि हमें उनकी संयोजकता के बारे में जानकारी नहीं है तो कभी भी उन तत्वों की मदद से हम यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, जब भी किसी रासायनिक यौगिक का निर्माण करने की बात आती है तो सबसे पहले उस यौगिक के अंदर जो घटक तत्व मौजूद हैं उन घटक तत्वों की संयोजकता के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो संयोजकता है क्या? किसी तत्व की जो संयोजन शक्ति या जो क्षमता है वही कहलाती है उस तत्व की संयोजकता। यहां पर आपके सामने कुछ सामान्य, कुछ सरल और बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकता दी गई है। ठीक है, उनके संकेत और उनकी संयोजकता दी गई है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं आयन का नाम। तो वो क्या है? सोडियम। सोडियम का संकेत क्या है? सोडियम आयन का संकेत है बच्चों Na+। कितना है? Na+। फिर बच्चों, पोटेशियम आयन का संकेत कितना है? पोटेशियम आयन का संकेत है बच्चों K+। फिर बच्चों, सिल्वर का संकेत है बच्चों Ag+। फिर बच्चों, कॉपर का संकेत है Cu+। आगे बच्चों, तो देखो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर, इनकी संयोजकता कितनी है? इनकी संयोजकता है बच्चों +1। इनके ऊपर कितना लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है, यानी इनकी संयोजकता कितनी है? +1 है। फिर बच्चों, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg2+, यानी मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? +2 है। फिर बच्चों, कैल्शियम का प्रतीक Ca2+, कैल्शियम की संयोजकता भी 2 है। जिंक Zn2+। इसी तरह आयरन Fe2+। इसी तरह कॉपर Cu2+। तो देखो बच्चों, कॉपर एक अपवाद है, ये कभी कभार +1 की भी संयोजकता प्रदर्शित करता है और कभी कभार ये +2 की भी संयोजकता प्रदर्शित करता है। फिर बच्चों, एल्यूमिनियम Al3+, यानी इसकी संयोजकता कितनी है? +3 है। फिर बच्चों, आयरन, देखो आयरन भी अपवाद है, कभी कभार ये 2+ संयोजकता दर्शाता है और कभी कभार ये 3+। इसी तरह अधात्विक तत्व, जो अधातु है वो हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। तो ये जो तत्व है ये सब संयोजकता प्रदर्शित करते हैं -1 की। फिर बच्चों, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड H2-, तो ये दोनों -2 की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। फिर बच्चों, नाइट्राइड N3-, ये -3 की संयोजकता प्रदर्शित करता है। फिर बच्चों, बहुपरमाणुक आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहला है अमोनियम NH4+। फिर हाइड्रोक्साइड OH-, फिर नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3-2-, सल्फाइड SO3-2-, सल्फेट SO4-2- और फॉस्फेट PO4-3-। तो यहां पर बच्चों हमने कुछ उदाहरण देखे कि अलग अलग तत्वों की संयोजकता क्या होती है और उनके जो संकेत है वो क्या होते हैं। तो बच्चों, इस सारणी को आपको 2 से 3 बार बहुत अच्छे से रटना है, याद करना है, लिखना भी है, ताकि जो विभिन्न जरूरी तत्व हैं जिनके में बार बार जरूरत पड़ेगी उनके संकेत भी आपको याद हो जाए और साथ ही साथ उनकी संयोजकता भी आपको याद हो जाए। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने के आवश्यक नियम, वो नियम क्या क्या है उनको हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला नियम है आयन की संयोजकता अथवा जो आवेश हैं वो कैसे होने चाहिए? वो सदैव और सदैव संतुलित होने चाहिए। मतलब क्या है? किसी यौगिक में जैसे +2 धनात्मक आयन कितना है? +2, तो उतना का उतना क्या होना चाहिए? ऋणात्मक आयन भी होना चाहिए। दोनों आयन आपस में कैसे होने चाहिए? संतुलित होने चाहिए। यानी आयन की संयोजकता कह लो या जो आवेश है वो कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। यानी कि जितना ऋण आवेश है उतना का उतना क्या होना चाहिए? ऋण आवेश के बराबर क्या होना चाहिए बच्चों? धन आवेश होना चाहिए। जितना धन आवेश है उतना का उतना ऋण आवेश होना चाहिए। ठीक है, यानी -VE बराबर +VE, जितना धनात्मक आवेश है उतना का उतना ऋणात्मक आवेश भी होना चाहिए।
तो आयन की संयोजकता कह लो अथवा जो आवेश हैं वो आपस में कैसे होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है जब एक यौगिक किसी धातु अथवा अधातु के संयोग से क्या होता है, निर्मित होता है, तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जब कोई यौगिक धातु और अधातु के मिलने से बनता है तो जब हम उस यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम धातु के प्रतीक को लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों हम धातु के प्रतीक को लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO। क्या होता है बच्चों, CaO। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एक धातु है, तो कैल्शियम का प्रतीक पहले लिखा जाएगा। फिर बच्चों सोडियम क्लोराइड, तो बच्चों सोडियम क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। तो सोडियम क्या है, धातु है, तो धातु का प्रतीक पहले लिखा जाएगा। फिर बच्चों आयरन सल्फाइड, तो Fe2S। तो यहां पर आयरन क्या है, धातु है, तो आयरन का प्रतीक पहले लिखा जाएगा। तो पहला बिंदु क्या था, आवेश संतुलित होना चाहिए। दूसरा, जब कोई यौगिक धातु और अधातु के संयोग से बना हो तो धातु के प्रतीक को पहले लिखा जाता है और अधातु के प्रतीक को बाद में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला नियम है आपका कि जो बहुपरमाणुक आयन होते हैं तो बहुपरमाणुक आयनों के द्वारा निर्मित यौगिकों में, बहुपरमाणुक आयनों के द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं और तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को हम लिखते हैं। यानी कि जब कोई ऐसा यौगिक हो जिसमें बहुपरमाणुक आयन है तो फिर आयन को हम पहले कोष्टक में लिखते हैं और उसके बाद उसके अनुपात को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन है, तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम होता है 2- और OH क्या होता है, OH-1 होता है। तो यहां पर OH की कितनी संख्या लिखी, 2 संख्या लिखी। तो जो ये OH है ये क्या है, आपका आयन है, तो आयन को हमने किस में लिखा, ब्रैकेट में, और उसके बाद इसकी जो संख्या है उसको हमने नीचे ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। इसी तरह NH42SO4 यानी अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो NH4 क्या है आपका, अमोनियम, अमोनियम क्या है आपका, एक आयन है, NH4+ और SO4-। ठीक है, तो यहां पर जो आयन है, आयन को हम कोष्टक में अंदर लिखेंगे और उसके बाद उसके अनुपात को दर्शाने वाली जो संख्या है उसको हम बाहर लिखेंगे। तो रासायनिक सूत्र लिखने के ये पहले 3 प्रमुख नियम है। आवेश सदैव और सदैव संतुलित होना चाहिए। जब कोई यौगिक धातु और अधातु के संयोग से बना हो तो धातु के नाम के प्रतीक को पहले लिखेंगे और अधातु के प्रतीक को बाद में लिखेंगे। अगला नियम था, जब कोई यौगिक बहुपरमाणुक आयनों से निर्मित हो तो आयनों को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और उसकी संख्या को उस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 3 नियम। अब हम बात कर रहे हैं सरल यौगिकों के कुछ सूत्र की। तो 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहा जाता है। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित जो सरलतम यौगिक है उन्हें क्या कहते हैं, द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी का मतलब है कि उसमें 2 अलग अलग तत्व शामिल हैं। तो 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहा जाता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी क्या लिखते हैं, संयोजकता लिखते हैं। जब भी हम किसी आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले उस यौगिक में मौजूद जो तत्व हैं उन तत्वों के क्या लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे और उसके बाद हम उसके क्या लिखेंगे, उन तत्वों की संयोजकता लिखेंगे। ठीक है, जैसे तत्पश्चात संयोजित, उसके बाद संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके क्या लिखते हैं, अणुसूत्र लिखते हैं। यानी रासायनिक सूत्र जब हम किसी सरल यौगिक का लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस यौगिक के अंदर जो मौजूद तत्व हैं उनके प्रतीक लिखेंगे और उनकी संयोजकता लिखेंगे। उसके बाद जो संयोजित परमाणु है उनकी संयोजकताओं को हम क्रॉस में गुणा करके क्या लिखेंगे, अणुसूत्र लिख देंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके सामने दिया हुआ है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड का उदाहरण दिया हुआ है। किसका उदाहरण है, हाइड्रोजन
क्लोराइड का। इसका उदाहरण है हाइड्रोजन क्लोराइड का। देखें तो सबसे पहले तत्व और उनके प्रतीक। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है बच्चों? H है। क्लोराइड का प्रतीक क्या है? Cl है। सबसे पहले हमने क्या लिखे के प्रतीक लिखे, हाइड्रोजन का प्रतीक H और क्लोरीन का प्रतीक Cl। फिर हमने दोनों की संयोजकता लिखी, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी है? 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? +1 है और क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? -1 है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस के अंदर गुणा करके लिख देंगे। यहां पर H का गुणा 1 के साथ, यानी हाइड्रोजन कितना आएगा? 1, क्लोरीन कितना आएगा? 1, तो HCl। तो आपका आणविक सूत्र क्या बन गया? HCl। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम तत्वों के प्रतीक लिखेंगे, फिर उनके नीचे उनकी संयोजकता लिखेंगे और संयोजकताओं को हम क्रॉस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे और आपका अणुसूत्र बना देंगे। इसी तरह अगला उदाहरण है हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो देखो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है बच्चों? H। सल्फाइड का प्रतीक क्या है? S। ठीक है, फिर हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1, सल्फर की संयोजकता कितनी है? 2। इनका क्रॉस में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा H से, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, और S का गुणा 1 से, तो S कितना हो गया? 1। तो आपका आणविक सूत्र क्या बन गया? H2S। क्या बन गया? H2S। फिर है बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। ठीक है, ऐसे आयन, ऐसे यौगिक जिसमें बहुपरमाणुक क्या होते हैं? आयन मौजूद होते हैं, यानी एक से अधिक परमाणु वाले आयन मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम नाइट्रेट, इसका हमें क्या लिखना है? सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले प्रतीक लिखेंगे। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। नाइट्रेट का क्या होता है? NO3। ठीक है, अब सोडियम पर आवेश कितना होता है? +1 और NO3 पे आवेश कितना होता है? -1। अब इनका क्रॉस में गुणा कर देंगे तो Na कितनी बार आएगा? 1 बार, तो Na। NO3 कितनी बार आएगा? 1 बार, तो NO3। क्योंकि दोनों आवेश क्या हो रहे हैं? संतुलित हो रहे हैं। जितना प्लस है उतना का उतना माइनस वाला आवेश है, यानी जितना ऋणायन है उतना का उतना धनायन है। तो आपस में दोनों संतुलित हो रहे हैं, तो हमने आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। Na कितनी बार आएगा? 1 बार, और NO3 कितनी आएगा? NO3 भी आएगा 1 बार। तो आपका सूत्र क्या बन गया? NaNO3। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों कैल्शियम का प्रतीक क्या है? Ca। हाइड्रोक्साइड का प्रतीक क्या है? OH। ठीक है, अब कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, या कैल्शियम पर आवेश कितना होता है? +2। कैल्शियम का आवेश कितना है? +2। और हाइड्रोक्साइड आयन का आवेश कितना होता है? 1 माइनस, यानी -1। आपस में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैल्शियम का अणु कितना आएगा? 1 आएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन के अणु कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो आपका सूत्र क्या बनेगा? CaOH2। क्या बनेगा? CaOH2। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है वो क्या है? CaOH2 है, न कि CaOH2। यानी कि जो आयन है ये OH क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। और अभी हमने देखा था कि आयन को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है और आयन की संख्या को ब्रैकेट के बाहर। तो जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए क्या करते हैं? कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यानी जब किसी आयन की संख्या यौगिक के अंदर 2 या उससे अधिक हो तो आयन को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उस आयन की जो संख्या है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको विशेष ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। आणविक द्रव्यमान, किसकी बात करते हैं हम? आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं। तो बच्चों किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान है उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान है, जैसे H2O, जल का जो आणविक द्रव्यमान है वो उसके घटक तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इन दोनों जो संघटक तत्व है या जो संघटक परमाणु है या जो घटक परमाणु है, इन घटक परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा आपके जल का आणविक द्रव्यमान। ये तो सिंपल सी बात है। एक यौगिक या पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है, उन सभी चीजों के द्रव्यमान को अगर हम जोड़ दें तो उस पदार्थ का हमें द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे जल है, जल किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान की जोड़ कर ले तो वो किसके बराबर आएगी?
वो जल के द्रव्यमान के बराबर होगी। ठीक है, अगला है, इस प्रकार किसी अणु का सापेक्ष द्रव्यमान, इस प्रकार यह अणु का यानी जो आणविक द्रव्यमान है वो किसी अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई म्यू के द्वारा क्या दर्शाया जाता है, म्यू के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो आणविक द्रव्यमान है वो किसी अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है, म्यू के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो एक कण जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हमें जल H2O के एक कण का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बच्चों, हाइड्रोजन जो जल है वो किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 इकाई। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 इकाई। ठीक है, अब जल का जो अणु है या जो जल का यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो 2 गुणा 1, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है H2, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 परमाणु। तो हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 गुणा 1, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है तो 1 गुणा 16, तो 2 प्लस 16, यानी कि जल के एक अणु का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है, वो आपका 18 इकाई है। तो जब भी हमें किसी अणु या यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो उस अणु के अंदर जो घटक तत्व मौजूद हैं उन घटक तत्वों के परमाणुओं का जो द्रव्यमान है उन सबकी हम जोड़ कर देंगे तो उस अणु का कुल द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों सूत्र इकाई द्रव्यमान। क्या है, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो बच्चों, किसी पदार्थ का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है, योग होता है। किसी पदार्थ का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो उसके जो घटक परमाणु है उन घटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, जैसा कि आणविक द्रव्यमान होता है। बस दोनों में फर्क क्या है, देखो, सूत्र द्रव्यमान का परिकलन यानी जो गणना है वो भी हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। यानी जिस तरह हम किसी अणु के आणविक द्रव्यमान को निकालते हैं ठीक उसी तरह सूत्र द्रव्यमान को भी निकाला जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है, अंतर केवल इतना है कि हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक क्या होते हैं, आयन होते हैं। यानी कि जिस पदार्थ के घटक आयन होते हैं उसके लिए हम सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं, और जिस पदार्थ के घटक क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उसके लिए हम आणविक द्रव्यमान का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखो दोनों में फर्क है, आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान, देखो दोनों को ज्ञात करने का तरीका वही है। ठीक है, यहां पर भी जो संघटक परमाणु है, ठीक है, संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग, ठीक है, और इधर भी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग, संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग, दोनों को निकालने का तरीका सेम है। बस फर्क यह है कि हमें आणविक द्रव्यमान जो शब्द है ये तब निकालना है जब पदार्थ के जो घटक हैं वो पदार्थ के घटक क्या हो, पदार्थ के घटक परमाणु हो। क्या हो, पदार्थ के घटक परमाणु हो। और सूत्र इकाई द्रव्यमान शब्द का उपयोग हम तब करेंगे जब पदार्थ के जो घटक हैं, जो संघटक हैं, वो क्या हो, वो आयन हो। तब हम क्या करेंगे, तब हम सूत्र इकाई द्रव्यमान बोलेंगे। और जब पदार्थ के जो घटक हैं वो जो परमाणु हैं तो हम क्या करेंगे, तब हम आणविक द्रव्यमान शब्द बोलेंगे। बस इतना फर्क है, बाकी दोनों को निकालने का तरीका सेम है। यहां पर उदाहरण दिया गया है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करो। तो देखो यहां पर कैल्शियम और क्लोराइड दोनों क्या है, आयन है। कैसे है, आयन, Ca2+ और Cl2-। ठीक है, तो यहां पर जो आपका पदार्थ है या जो यौगिक है उसके जो घटक है वो क्या है, आयन है। तो इसके लिए जो हम द्रव्यमान निकालेंगे उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे, तो कैल्शियम और क्लोराइड के द्रव्यमान को जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40 इकाई, और
क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 इकाई। तो यहां पर कैल्शियम का कितना अणु है? एक अणु है, ठीक है। तो कैल्शियम का एक अणु है तो 40 इकाई। क्लोरीन के कितने हैं? 2 हैं, तो 2 गुणा 35.5 तो 40 प्लस 71, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 111 इकाई। यानी CaCl2 का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो है आपका 111 इकाई। कितना है? 111 इकाई। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं आपके मोल, आवोगाद्रो संख्या और द्रव्यमान के बीच में संबंध। वैसे ये आपके नवीनतम पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि अगर इस पर आधारित कोई प्रश्न आएगा तो आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कार्बन परमाणुओं का जो एक मोल है, ठीक है, वो किसके बराबर है? 12 ग्राम कार्बन के बराबर। या हम कह सकते हैं कि कार्बन परमाणुओं का जो एक मोल है वो किसके बराबर है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 कार्बन परमाणु के बराबर। कार्बन परमाणु के एक मोल का जो मान है वो या तो हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन के बराबर है, या हम कह सकते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23 कार्बन परमाणु के बराबर है। और ये जो आपका 6.022 गुणा 10 की घात 23 है, इसी को कहते हैं बच्चों आवोगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या होती क्या है कि किसी भी परमाणु के एक मोल में कणों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, और उस निश्चित कणों की संख्या को कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। और वो कितनी है? 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसी तरह बच्चों हाइड्रोजन परमाणु के अगर हम एक मोल की बात करें तो इसका मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु, या हम कह सकते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन के परमाणु। तो यहां से हमने क्या देखा कि किसी भी कण, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, कि अगर एक मोल की बात हो रही है तो इसका मतलब है उन कणों का या तो सापेक्ष द्रव्यमान या फिर 6.022 गुणा 10 की घात 23 उस कण की संख्या। यह मतलब है किसी भी कण के एक मोल के मान का मतलब है। इसी तरह अणुओं का एक मोल, तो अणुओं का एक मोल वो या तो उस अणु के आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा या फिर 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणुओं की संख्या के बराबर होगा। तो ये आपके मोल, अवोगाद्रो और द्रव्यमान के बीच में संबंध है। यह आपको याद रखना है, किसी परमाणु का एक मोल उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है या फिर अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मोल संकल्पना। तो मोल क्या है? मोल, एक मोल का मतलब है 6.022 गुणा 10 की घात 23 कणों का समूह। एक मोल किसके बराबर है? एक मोल आपका 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु कह लो या फिर अणु कह लो। क्या है? परमाणु, अणु या आयन का एक समूह है। ठीक है बच्चों, तो एक मोल परमाणु की अगर बात हो रही है, इसका मतलब है 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु की बात हो रही है। या कह ले एक मोल अणु की बात हो रही है तो इसका मतलब है 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु की बात हो रही है। उदाहरण के लिए मैंने कहा एक मोल ऑक्सीजन, तो एक मोल ऑक्सीजन का मतलब है 6.022 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन के परमाणु। ठीक है, तो यहां पर जो ये संख्या है 6.022 गुणा 10 की घात 23, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या। इसी को हम कहते हैं आवोगाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं। और इसे दर्शाते किससे हैं? N0 से। और ये जो नाम है ये इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो आवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया है, क्योंकि ये जो जानकारी है वो वैज्ञानिक आवोगाद्रो के द्वारा दी गई थी। इस वजह से उनके सम्मान में इसका जो नाम है वो दिया गया है आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो स्थिरांक। ठीक है बच्चों, तो एक मोल परमाणु का जो द्रव्यमान है उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। एक मोल परमाणु का जो द्रव्यमान है वो या तो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है या उस अणु या परमाणु के 1 ग्राम में तोलित जो परमाणु द्रव्यमान है उसके क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मोलर द्रव्यमान, तो किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों का जो द्रव्यमान का जोड़ है वही कहलाता है मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के एक मोल कणों के द्रव्यमान का जो जोड़ है वो कहलाता है मोलर द्रव्यमान। मतलब क्या है? मोलर द्रव्यमान का मतलब है एक मोल
पदार्थ के कणों का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है? एक मोल पदार्थ के कणों का जो द्रव्यमान है उसी को कहते हैं मोलर द्रव्यमान। या हम कह सकते हैं कि जो मोलर द्रव्यमान है वो किसके बराबर है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 पदार्थ कणों के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है बच्चों, मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है? किसी भी पदार्थ के एक मोल कण का जो द्रव्यमान का जोड़ है वो कहलाता है उसका मोलर द्रव्यमान। अब हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? 1 इकाई, जबकि इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना है? 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम पर मोल। कितना है? 1 ग्राम पर मोल। इसी तरह नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14 इकाई, और इसका मोलर द्रव्यमान कितना है? 14 ग्राम पर मोल। कितना है? 14 ग्राम पर मोल। इसी तरह S8 का मोलर द्रव्यमान कितना है? 8 गुणा S का द्रव्यमान, यानी कि 8 गुणा सल्फर का द्रव्यमान। तो सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है? सल्फर का द्रव्यमान होता है 256 ग्राम। तो 32 गुणा 8 कितना होगा? 256 ग्राम पर मोल। ये क्या हो गया? S8 का मोलर द्रव्यमान। इसी तरह HCl का मोलर द्रव्यमान, सोलर नहीं मोलर, तो H का मोलर द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36.5 ग्राम पर मोल। यानी किसी भी परमाणु का या किसी भी अणु का जो द्रव्यमान का कुल मान है, ठीक है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वही उसका मोलर द्रव्यमान भी होता है। बस फर्क इतना है कि मोलर द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए हम ग्राम प्रति मोल इकाई का उपयोग करते हैं। इतना सा फर्क है। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कह लो, आणविक द्रव्यमान कह लो, सूत्र इकाई द्रव्यमान कह लो या मोलर द्रव्यमान कह लो, सभी बात एक ही है, बस इकाई का अंतर है। आणविक द्रव्यमान कब ज्ञात होता है? जब पदार्थ के घटक क्या हो? परमाणु हो। सूत्र इकाई द्रव्यमान कब ज्ञात होता है? जब पदार्थ के घटक क्या हो? आयन हो। और मोलर द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के ही बराबर होता है। बस फर्क क्या है कि मोलर द्रव्यमान की जो इकाई है वो क्या होती है? वो होती है ग्राम प्रति मोल। ठीक है, आगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं जिनसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यदि हमें मोल की संख्या n निकालनी है, यदि हमें मोल की संख्या n निकालनी है तो दिया गया द्रव्यमान बटे में उसका मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान, दिए गए द्रव्यमान को स्मॉल m से और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से दर्शाएंगे। तो मोल की संख्या n बराबर m अपॉन m, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र, मोल की संख्या n कब? जब कणों की संख्या दी हो, तो दिए गए कणों की संख्या बटे में आवोगाद्रो संख्या। तो कणों की संख्या का मतलब है कैपिटल N और आवोगाद्रो स्थिरांक का मतलब है n0 या n0। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं n0। क्या पढ़ते हैं? n0। या हम कह सकते हैं कि m अपॉन m इक्वल टू n अपॉन n0। ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इस सूत्र की मदद से हम दिया गया द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, कणों की संख्या, ये सभी चीजें हम इस सूत्र की मदद से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि किसी यौगिक में मौजूद परमाणु का हमें प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उक्त तत्व का द्रव्यमान यानी उस पर्टिकुलर तत्व का द्रव्यमान बटे में यौगिक का द्रव्यमान और उसका गुणा प्रतिशत के लिए किससे करेंगे? 100 से उसका गुणा कर देंगे। तो किसी यौगिक में मौजूद यदि परमाणु का प्रतिशत निकालना है तो उस तत्व या परमाणु का द्रव्यमान बटे में यौगिक का कुल द्रव्यमान गुणा में 100। तो ये 4 सूत्र आपको अच्छे से याद रखने हैं जिनके आगे आपको प्रश्न उत्तर हल करते समय जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपके अध्याय 3 की संपूर्ण व्याख्या आज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आज हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें हमने रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, ठीक है, वो पढ़े हमने। उसके बाद हमने विभिन्न तत्वों के रासायनिक सूत्रों को लिखना समझा। उसके बाद हमने क्या समझा? आणविक द्रव्यमान समझा, मोल संकल्पना समझा, मोलर द्रव्यमान समझा। इन सभी चीजों की हमने बहुत अच्छे से व्याख्या की है। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।